आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष पंत है और मैं फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, और अभी रिसर्च का स्टूडेंट हूँ, साथ में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करता हूँ फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में। अच्छा, आप ने अभी कुछ देर पहले मुझे बताया था, जिस डॉक्यूमेंट्री के बारे में हमने सुना भी था, वो पहाड़ के इश्यूज़ पर आप फिल्म मेकिंग का काम भी करते हैं। आपकी वो डॉक्यूमेंट्री के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे, तो उसी से आगे बढ़ते हुए फिर हम पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। एक्चुअली जो मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो मेरा रिसर्च का टॉपिक था। मैं अपने मास्टर्स में डिसर्टेशन कर रहा था पीरियड्स के टॉपिक पे। तो हमारे जो पहाड़ों में अभी भी एक टैबू है पीरियड्स को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा है। तो आज भी जो महिलाएं हैं गांव की, वो कपड़े का यूज़ करती हैं, उनको सैनिटरी पैड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हाइजीन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हेल्थ के बारे में कोई उन्हें पता नहीं है। तो उसको लेकर के मैंने गुरना, एक गांव है अल्मोड़ा में, वहाँ पे रिसर्च किया, और वो रिसर्च मैंने अपना सबमिट भी कर दिया। और उस पूरी रिसर्च को पहाड़ एक्सप्रेस चैनल ने क्या किया, कवर किया, और हमने साथ में मिलकर के एक डॉक्यूमेंट्री को तैयार किया, क्योंकि हम अवेयरनेस चाहते थे कि पूरे शहर में फैले, और हो सकता है राज्य में फैले, और पूरे देश में फैले अंततः। तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म ये था कि हम यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हर महिला तक इस आवाज़ को पहुंचा सकते थे कि महिलाओं को हमने किस तरीके से जागरूक किया। हमने उसको जगह जगह से क्राउड फंडिंग के माध्यम से, क्योंकि मैं स्टूडेंट था, मेरे पास कोई फाइनेंशियल ऐसा वो नहीं था, तो मैंने क्राउड फंडिंग के माध्यम से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया, जिसमें पूरे शहर के लोगों का मुझे सहयोग मिला, और हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया। और मुझे लगता है कि महिलाएं वास्तव में जागरूक भी हुई। उन्हें पता चला कि जो सैनिटरी पैड वो आज तक नहीं खरीदती थी, वो सैनिटरी पैड वो अपने आंगनबाड़ी से 1 रुपये में या 4 रुपये में खरीद सकती हैं। तो मुझे लगता है अगर इस तरीके के काम होते रहेंगे आगे भी, तो कहीं ना कहीं हमारी जो पहाड़ में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है और लैक ऑफ नॉलेज है, वो भी कहीं ना कहीं पूरी होगी और महिलाएं जागरूक होंगी। अच्छा, आपने महिलाओं का एक इशू उठाया, और ये एक इशू है, लेकिन पहाड़ में महिलाओं के ढेर सारे इशू हैं जिन पर हम मतलब डॉक्यूमेंट्रीज भी बना सकते हैं, और दूसरे आर्ट के जो एक्सप्रेशंस हैं उसके ज़रिए भी उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्योंकि ये अल्टीमेटली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अल्टीमेटली पॉलिटिक्स को एड्रेस करने होते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में जो पॉलिटिक्स है वो क्या इस जैसे एक इशू आपने उठाया है, इस तरह के इशूज़ को एड्रेस कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए हैं, और 21 साल का जो समय होता है वो बहुत बड़ा होता है। इस समय में उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को भी मौका दिया, कांग्रेस को भी मौका दिया, या कोई अगर अन्य निर्दलीय भी इधर उधर मतलब कुछ विधानसभा में अगर जीते हुए हैं तो उन्हें भी मौका दिया। पर आज अगर 21 सालों के बाद भी, आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक जंगल में एक महिला ने, गर्भवती महिला ने भीगती बारिश में अपने बच्चे को जन्म दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आज़ादी के इतने साल बाद 21 साल उत्तराखंड को बने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाए। हम इसको अपने सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं, हम अल्मोड़ा को बुद्धिजीवियों का शहर बोलते हैं, इतने नेता यहाँ से विधानसभा में जाते हैं। आज हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, जो आप इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले महिलाओं की ये समस्या है कि वो अपनी गर्भवती जब हो रही है, अपने बच्चे को मतलब जंगल में जन्म दे रही है, उसके बाद कई महिलाएं हॉस्पिटल ना पहुंच पाने के कारण अपना दम तोड़ दे रही है, कई बच्चे उनके पेट में ही गर्भ में ही अपना दम तोड़ दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद आप अगर इस अल्मोड़े को बारीकी से देखेंगे, यहीं बगल में एक स्कूल पढ़ता है, GIC स्कूल। एक समय होता था जब यहाँ से हजारों बच्चे IIT में, पंतनगर विश्वविद्यालय के लिए जाते थे। आज स्कूल की हालत ऐसी हो गई है कि आज स्कूल में जो मुझे लगता है विद्यार्थियों की संख्या हो गई वो 500 भी नहीं रह गई है। जितने भी आज शहर के आप सरकारी स्कूल उठा के देखेंगे, आप यहाँ का हॉस्पिटल देखिए, वो एक आज रेफर सेंटर बन चुका है। न डायलिसिस की मशीन है, न एक्सरे की मशीन ठीक से काम कर रही है। और ये मैं अल्मोड़ा मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसा कि आपको बता रहा था, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करता हूँ साथ में। तो आप अगर गाँव की तरफ निकलेंगे, आपको दिखेगा कि महिलाएं रो रही हैं। मतलब लोगों को अब इन सरकारों से भरोसा उठ गया है। हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रह रहे हैं, पर लोकतंत्र जिस तरीके से आज खत्म किया जा रहा है, आप गांव में घूमेंगे, आप देखेंगे कि महिलाओं के पास घर नहीं है। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी आज गांव में पानी नहीं पहुंच पाया है। एक उदाहरण मैं दूंगा आपको, घनेली गांव है, घनेली गांव, सरसों गांव, आप चीताबाड़ी के साइड चले जाइए, कितने गांव आपको अल्मोड़े शहर में ऐसे मिल जाएंगे जहां आज तक पानी की लाइन नहीं पहुंची है, जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है, जहां सड़कें नहीं पहुंच पाई है। तो मुझे लगता है 21 साल के बाद भी आज अगर हम अपने मैनिफेस्टो में इन चीज़ों को शामिल तक नहीं कर रहे, मैं सभी के मैनिफेस्टो देख रहा हूँ, तो उन मैनिफेस्टो में मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी ने कहा कि हम पानी लाएंगे। मुझे लगता है उन नेताओं को भी शर्म आती है कि हम पानी अभी तक नहीं पहुंचा पाए, तो मैनिफेस्टो में उसको शामिल ही नहीं करते। मुझे लगता है बीजेपी सरकार ने तो दावा किया है, एक तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरे देश के, दूसरा हर घर जल हर घर नल। इस पर बारामासा ने भी एक रिपोर्ट की थी, जिसमें सल्ट वाला जो अल्मोड़ा का ही, अल्मोड़ा ज़िले का इलाका है, उसमें उस इलाके में पानी नहीं लेकिन पोस्टर्स ज़रूर पहुंच गए हैं
पूरे इलाके में घर घर नल हर घर जल के पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो ये इश्यूज़ हैं। और जैसे इश्यूज़ तो हमें समझ में आ रहे हैं, लेकिन क्या उत्तराखंड में या अल्मोड़ा में भी अगर हम बात करें, क्या इन इश्यूज़ के अराउंड पॉलिटिक्स हो रही है? मुझे लगता है कि अगर इन उस इशूज़ पे पॉलिटिक्स हो रही होती शायद आज ये इशूज़ रहते ही नहीं। सबसे पहली बात यह है कि जो भी विधानसभा से नेता बन के आता है, सबसे पहले तो अगर वो अल्मोड़े का विधायक है, वो देहरादून में ज़्यादा बैठता है, वो कभी गांव के चक्कर नहीं मारता। मैं तो अल्मोड़ा शहर में रहता हूँ, हमारे घर में हो सकता है पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, सारी चीज़ें आ रही है क्योंकि हम शहर में रह रहे हैं। पर अगर आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, 15 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, आपको पता चलता है कि कितनी समस्याएं आज पहाड़ में हैं। आज पूरे पहाड़ बर्बाद हो चुके हैं। आज आप यहाँ का अल्मोड़े का आप एजुकेशन सिस्टम उठा के लिए, आज हम वही सिलेबस पढ़ रहे हैं जो मतलब कूड़ा हो चुका है, जिसका कहीं कोई वैल्यू नहीं है। आप अगर यहाँ से बाहर जाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपको अच्छा सिलेबस मिलता है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उसी सिलेबस के साथ में। पर आज आप हमारा सिलेबस देखेंगे, कोई उसके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कोई विधानसभा में ये बात रखने को तैयार नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे मजबूत हो सकता है, कैसे अच्छा हो सकता है। आज हमारे यूनिवर्सिटी के आप हाल देखेंगे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। आज हमारी यूनिवर्सिटी नई यूनिवर्सिटी बनाई अलग करके सरकार ने। पहले एक आवासीय विश्वविद्यालय बनाया था, फिर उसको कुमाऊं विश्वविद्यालय से अलग करके सोबन सिंह जिना विश्वविद्यालय बना दिया। तो पहले ही मुझे लगता है कि ये कूड़े का कारखाना था, जहाँ पे क्या था, कच्चा माल आता था और वो निकलते जाता था। अब उसको और ज़्यादा मजबूती देने का काम सरकारें कर रही हैं। सरकारें विकल्प नहीं ढूंढ रही। मुझे लगता है विकल्प बहुत आसान है। आज किसी के पास विजनरी मॉडल नहीं है, किसी नेता के पास कोई विजन नहीं है कि उसने क्या करना है। चुनावी समय में आ रहे हैं, बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। पर मुझे लगता है जनता अब समझ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके की परेशानियों में वो रह रहे हैं, हम लगातार वही कूड़ा सिलेबस देखते हुए आ रहे हैं, वही रेफर सेंटर से आगे बढ़ रहे हैं लगातार। घरों में पानी नहीं मिल रहा है, महिलाएं इतनी परेशान हैं। आज आप देखेंगे हर एक तबका, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, पर आपको बताना चाहूँगा, हर एक तबका, आप चाहे सरकारी कर्मचारी देखिए, आज आप आशा कार्यकर्ती देखिए, आज आप डॉक्टर्स को देखिए, हर कोई आज रोड पे है। तो इतनी समस्याओं के बाद भी अगर आज हम ये कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है या सरकार इन इशूज़ पे बात कर रही है, तो मुझे लगता है सरासर झूठ है। पब्लिक सब देख रही है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राहुल